नमस्कार। द अश्विल पावर शो में आप सभी का स्वागत है। आने वाली सदी भारत की सदी है। यहाँ पर भारत दुनिया के हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो उद्यम हो, चाहे वो सरकारी प्रणाली हो, चाहे वो अनुसंधान व शिक्षा हो, या चाहे वो दान पुण्य हो, सभी क्षेत्रों में पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत और भारत मूल के सभी लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। हमें काफ़ी गर्व होता है कि हम भारत की इस विकास की कहानी का एक हिस्सा बन रहे हैं। द अश्विल पावर शो में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी विल पावर और मजबूती के कारण एक सफलता पाई है। ये लोग न सिर्फ खुद की सफलता बल्कि अनेकों लोगों की सफलता के एक भागीदार बने हैं। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, जीवन वही सफल है जो दूसरों के लिए जिया जाए। अगर हम भारतीय होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो हम भी एक नव भारत का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ सपने देखना और उसको एक साकार करना न सिर्फ बहुत सारा मुसीबतों से बना एक सफ़र बने, बल्कि बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारे अवसरों से बना एक सफ़र बने। इसी भाव के साथ हम मिस्टर संजय छाबड़ा जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो कि अल्फ्रेड ग्राफिक्स के मालिक हैं। इन्होंने आज तक लाखों से भी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों को अपनी मनपसंद ब्रांड को बनाने और बड़ा करने के अंदर अपना योगदान दिया है। नमस्कार संजय छाबड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द अश्विल पावर शो के अंदर। थैंक यू सो मच मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। जी सर। तो सर, हम शुरुआत में आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी शुरुआती ज़िंदगी में आपकी शिक्षा कैसे हुई, आपके परिवार के बारे में थोड़ा आप बताइए प्लीज़। देखिए, मेरा शिक्षा सारी एक शहर में हुई। वॉल सिटी में हम पले बढ़े हैं। वहीं से सब पढ़ाई करते हुए यहाँ तक आ गए। महावीर स्कूल में हायर सेकेंडरी हुई, फिर कॉमर्स कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, फिर एमबीए किया, फिर लॉ कॉलेज से एलएलबी की। तो ये मेरी सारी शिक्षा रही है। ओके सर, शुरुआतों के दोस्त जो थे आपके, आपके जो टीचर्स थे, उन्होंने आपको क्या क्या वैल्यूज़ सिखाई हैं और क्या आपके साथ अभी तक रही हैं वो वैल्यूज़? देखिए, जहाँ तक वैल्यूज़ की बात है, मुझे लगता है कि जीवन में सबसे प्रथम जो टीचर होती है वो माँ होती है। और उन्होंने जो मुझे सिखाया है, शायद मुझे लगता है वो जीवन के बिल्कुल अमूल्य पाठ उन्होंने पढ़ाए बचपन से ही। एक जो हम सब में जो मेरी माँ ने कूट कूट के भरा है, वो ये है कि अपना काम बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से करना है। तो ये वैल्यू हमेशा साथ चलती रहती है। अब इस पूरी भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोशिश ये रहती है कि अपने पूरी जो भी हम काम करें वो पूरा ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ करें। और जो भी लोग हमसे जीवन यात्रा में जहाँ भी जुड़ रहे हैं, वो सब लोग हमारे साथ ग्रो करें, ऐसा भाव लेके हम काम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है सर ये। सर, जब आप छोटे थे तो आप भविष्य के बारे में क्या सपने देखते थे कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा या फिर वो करूँगा? देखिए, बचपन मेरा बहुत अभावों में बीता है। तो ज़िंदगी ऐसे रोलर कोस्टर की जैसे चलती रही। जी। बचपन में तो कभी सपने ऐसे देखे नहीं, लेकिन फिर जब युवा हुए और आसपास का माहौल देखा तो देखा कि ये सब करते रहेंगे तो ज़िंदगी ऐसे चलने वाली नहीं है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर पढ़ाई करने के बाद बाकी सब हम काम करते रहे। जॉब की 2 जगह मैंने, फिर जॉब करते करते पढ़ाई की, पढ़ाई पूरी की। और फिर यहाँ तक का सफ़र ऐसे मैं बता रहा हूँ उतार चढ़ाव वाला ऐसा रहा, लेकिन मैं ज़िंदगी से बिल्कुल संतुष्ट हूँ एकदम। जैसे भगवान की बहुत असीम कृपा है, माँ बाप का बहुत आशीर्वाद है, बहुत अच्छा सर। यहाँ तक पहुँच गए। सर, जो आपने अल्फ्रेड नाम रखा है, अल्फ्रेड ग्राफिक्स, तो ये सर नाम आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो नाम अल्फ्रेड ग्राफिक्स नहीं था। एक्चुअली एक दिल्ली की फ़र्म थी जो राजस्थान में काम कर रही थी, और वो समहाउ वो यहाँ अपने ऑपरेशंस मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो दे वांटेड टू सेल इट ऑफ। सो उन्होंने उसको बेचा और हमने यहाँ इसमें स्टेक ले लिया अल्फ्रेड ग्राफिक में। सो दैट इज़ हाउ द नेम केम। अच्छा सर, आपकी शुरुआत में क्या क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, क्या क्या ऐसे अनुभव हुए जिन्होंने आपको प्रेरित किया ये अल्फ्रेड ग्राफिक्स एक मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट फर्म के स्थापित करने के हिसाब से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञापन एक स्टोरी टेलिंग है, और जो भी आदमी स्टोरी को अच्छे से
अपनी बातों को अच्छे से, अपनी कहानी को अच्छे से कह पाता है, वही प्रोडक्ट को आगे ले जा पाता है। या किसी भी चीज़ को अपन लाइफ में भी कोई भी काम करते हैं, अगर आप अच्छे से उसको कहानी के तौर पर पेश कर पाए तो वो प्रसिद्ध हो जाती है, और नहीं तो फिर वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी प्रसिद्धि नहीं पा पाते हैं। तो मुझे काम करते करते शुरू में ऐसा लगा कि ये मैं कहीं ना कहीं कहानी कहने में ठीक हूँ, जी। टीम को साथ लेके चलने में, अपने बातों को एक कहानी के रूप में कहने में। तो ये ऐसा शुरुआत हुई इसको करके। तो इस तरीके से हम एडवर्टाइजिंग में आगे बढ़ गए। जी, ओके सर। सर आपने जो शुरुआत करी थी अल्फैट की, कितने लोगों के साथ करी और आज ये आपका सफ़र आपकी परिवार को कितना बड़ा कर दिया है? हम्म, मैंने जब शुरू किया था तब तो 6-7 लोग मेरे साथ थे, लेकिन अब ये परिवार लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 400 लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। और भगवान की असीम कृपा है कि सब चल रहा है, कैसा भी दौर रहा हो, लेकिन सब सब लोग मेरे साथ, जो पहला एम्प्लॉय मेरे साथ था वो आज भी मेरे साथ है। बहुत बढ़िया सर। और आज इतने सालों के सफ़र में मेरे पास उस वक्त 18 साल के लड़के, कुछ उत्तराखंड के रहने वाले मेरी टीम के लोग हैं, वो तब मेरे साथ जुड़े थे और वो आज भी मेरे साथ हैं। वो सब अब 18 साल का लड़का 40 साल के हो गए, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ जुड़े बहुत हुए हैं। बढ़िया सर। सर आपने क्या क्या कठिनाइयों और संघर्ष का सामना किया इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते वक्त? देखिए, जब आपका कुछ बैकग्राउंड नहीं होता तो आपको खुद को ही सब कुछ करना पड़ता है। और ये खुद को सब कुछ करने के दौर में होता क्या है कि आप हिट एंड ट्रायल वाला केस होता है। गलती करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर कोई गलती हो जाती है, फिर सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं सही मानूं, मेरी जो एंटरप्रेन्योर्स को सलाह है कि आप है ना दूसरों को की गलती से सीखना चालू कीजिए, बजाय इसके कि खुद गलती करें, सीखें, क्योंकि उसमें लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ना वेस्ट हो जाता है। जी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले ये पता कर लें कि भाई किस सर्कमस्टांसेस में लोगों ने क्या गलती की हुई है और हमको क्या रिपीट नहीं करना है। जी। तो ये शायद मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान रखना चाहिए। सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे, री इन्वेंटिंग द व्हील। कोई भी चीज़ को हमें दोबारा करके नहीं देखना है, खुद से गलती नहीं करनी है, दूसरों की गलतियों से सीखना है। सर आपकी जो संकल्प शक्ति है, जो आपकी विल पावर है, उसने आपको कितनी बार मुसीबतों से उभरने के अंदर आपकी मदद करी, आपकी कठिनाइयों से उभरने में आपकी मदद करी? हर बार मेरा ये मानना है कि अगर आपने कुछ सोच लिया ना, और देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई धावक है, अगर आप उसको ये कहें कि वो कितना दौड़ेगा, तो उसका आप कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। कि आपने कहें कि भाई ये धावक है, आज मैराथन में दौड़ना है तो 5 किलोमीटर ही दौड़ेगा, हो सकता है वो 10 किलोमीटर भी दौड़ जाए। कारण ये है कि उसकी विल पावर कितनी है, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो और किसी दिन आपकी संकल्प शक्ति ज़्यादा है तो आप वो काम कर सकते हैं जो अच्छे से अच्छा आदमी कर भी नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, कैसी भी परिस्थिति रही हो, कर दिखाने का जो जज्बा है कि मैं कर ही डालूंगा, वो मेरा बहुत ज़बरदस्त है। मैं आज भी सोचता हूँ कुछ भी काम करना हो, अगर संकल्प ले लिया कि करूँगा तो फिर कर ही डालता हूँ उसको। कर ही डालते हैं। द अश्विल पावर शो में हम द विल पावर जो आपकी है, इसको हम बहुत ही हम अहम तरीके से हम इस पे एम्फोसाइज करते हैं। और सर ने जैसे बोला कि मैं कर ही डालूंगा, इस भाव के साथ अगर हम अपना काम करें तो हम उसको एक नई ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा सहयोग जो है किसने प्रदान किया है? देखिए, एक आदमी का तो नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा। मेरी टीम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके पास अगर लोग आपके कैरियर के शुरुआत में अच्छे जुड़े हैं, या आप अपनी टीम को साथ लेके आगे चलने वाले हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं और आपकी हर कदम पर सहायता करते जाते हैं। आपकी नीयत नेक होनी चाहिए, जो मैंने कहा, और एक आप ईमानदारी से बिजनेस करें जो लोगों को दिखे। खाली झूठी ईमानदारी नहीं, आपके व्यवहार में अगर वो सब कुछ है तो लोग, भगवान भी आपकी सहायता करता है और लोग आपसे आके जुड़ते जाते हैं अपने आप।
आपको कैसा भी दौर रहा हो, मतलब मेरा ये अनुभव है, अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो दौर कुछ भी रहा हो, लोग आपसे जुड़ते जाते हैं और आपको आगे वो भी बढ़ते हैं और आपको भी बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, इस सदी में भविष्य को लेके आपकी अल्फैड को लेके क्या दृष्टि है? आप इसे कैसे ग्रो करना चाहते हैं और किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत में अभी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हर आदमी को अपनी कहानी कहनी पड़ेगी और लोगों को बतानी पड़ेगी। तो कहानी के लिए, कहानी कहने के लिए एक एडवर्टाइज़र की हर आदमी को ज़रूरत है। जी। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ हैं कि आप कैसे अपनी स्टोरी लोगों को बता पाएँ, आपके प्रोडक्ट को बता पाएँ, आप क्या करते हैं, ये प्रोफेशनली, पर्सनली, कोई हम कुछ पॉलिटिकल काम भी करते हैं, तो पॉलिटिशियंस के साथ जब हम उनकी ब्रांडिंग करते हैं, तो क्या स्टोरी बतानी है, कैसे बताना है, क्या काम करना है, क्या हाव भाव रखने हैं, ये तो होगी पर्सनली बात। प्रोफेशनली जब हम बात करते हैं, ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो ब्रांड्स में भी यही है कि कहानी बतानी पड़ती है प्रोडक्ट की, आपको सारी कमियां, खूबियां कैसे बतानी है, वो सब बतानी होती है, तो वो सब हम बताते हैं। जी। ऐसा कहते हैं कि आपके जो मूल्य होते हैं आपकी हाथ की रेखाओं की तरह होते हैं। सभी लोगों के अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सभी जगह छाप छोड़ते हैं, चाहे आप कुछ भी काम करें। तो अब चलिए थोड़ा मूल्यों के बारे में बात करते हैं। सर, क्या ऐसे मूल्य हैं, क्या ऐसी वैल्यूज, सिद्धांत हैं जो आप अपने साथ हमेशा रखते हैं, उससे आप लेफ्ट राइट नहीं होते हैं? देखिए, मैंने कुछ चीज़ें ना मेरे जीवन में तय कर रखी हैं वाइल डूइंग बिजनेस, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। मैंने एक लेवल तय कर रखा है, मैं उस लेवल से नीचे कभी भी जाकर बिजनेस नहीं करता हूँ, चाहे मुझे कितना भी लालच कोई दे दे या कुछ भी हो। मतलब मैं पैसे के आगे और प्रतिष्ठा के आगे या कोई मेरे से दबाव से काम करवा पाए, ये संभव नहीं है। मैं पूरे जीवन मैंने ये कोशिश की है कि मैं वैल्यू बेस्ड काम करूं, और जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जो मेरे सिद्धांत हैं वो साथ नहीं चल रहे हैं, या कोई किसी दबाव से मेरे पे प्रेशर बना के मेरी वैल्यूज़ को तोड़ना चाह रहा है, तो मैं या तो वहाँ से हट जाता हूँ, और या मैं फिर वो काम नहीं करता हूँ, दृढ़ता से मना कर देता हूँ। मतलब ये मेरा बिल्कुल एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण है। समटाइम्स लोग इसको थोड़ा अरोगेंस भी मान लेते हैं कि ये अपफ्रंट मना कर देते हैं, लेकिन अब इतने सालों के अनुभव के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है, कुछ पैसा लूज कर दिया, किसी से रिलेशनशिप खराब हो गई, ऐसा शॉर्ट टर्म में लगता है कि आई लॉस समथिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी तक मेरा अनुभव ये है कि वो बिल्कुल सही रहता हूँ मैं। जब आप अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहते हैं ना, तो हमेशा लाइफ में आपको और कुछ मिले चाहे नहीं मिले, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है। आप संतुष्ट रहते हैं कि मैंने जो किया, मैं अपने सिद्धांतों से डिगा नहीं। द अश्विल पावर शो के अंदर हम वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। बड़े होने के बाद ये वैल्यूज़ ही हैं जो कि हमें अपने आइडेंटिटी को बनाने के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आज हमें जानने को मिला कि नो कहने की भी एक जो स्किल होती है कि हम किसी को मना कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने करियर और अपने लाइफ में ग्रो करना है तो। सर, ये मूल्य आपने किससे सीखे और कैसे ऐसे कौन से ऐसे मौके आए जहाँ पे आपको लगता है इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपको? देखिए, एक दो इंसिडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपके दो सवाल हैं इसमें कि मूल्य सीखे कैसे। मैंने आपको जैसे बताया कि प्रथम गुरु माँ होती है, तो पारिवारिक जो माहौल था, संयुक्त परिवार में हम पले बड़े, तो संयुक्त परिवार में जब आप रहते हैं तो एक आपको सर्टेन दायरे में जीना पड़ता है। आप स्वच्छंद नहीं होते कुछ भी करने के लिए, पूरे परिवार की नज़र आप पर होती है, तो आपको उन दायरों में जीना पड़ता है। तो वहाँ कुछ वैल्यूज़ आप में शुरू से ही इनबिल्ट हो जाती है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, ये सब आपको बचपन से ही आ जाता है। इंसिडेंट्स मैं बताता हूँ, एक बार आपको नाम नहीं बताऊँगा मैं। एक बार एक कंपनी से मेरे पास ऑफ़र आया कि
हमारा कुछ बजट पेंडिंग पड़ा है मार्च में, और हमारे पास कोई उस वक्त 1.5 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट होगा कि इसका बिल बना के दे दीजिए, इसमें 20% आप रख लीजिएगा, 80% हमको दे दीजिएगा, खाली बिल दे दीजिए। और बहुत बड़ा अमाउंट था, अगर मैं 1.5 करोड़ में 20 भी ले लूँ तो बिना काम किए 30 लाख रुपए मुझे तो मेरे मिल ही रहे थे। फिर मैं 2-3 दिन उनका फ़ोन आता रहा, मैं बहुत करता रहा, लेकिन मैंने फिर दृढ़ता से मना किया कि ये काम मैं नहीं करता हूँ। और तब से लेके आज तक, मतलब मुझे 24 साल हो गए ये धंधा करते करते, एक आदमी भी, एक क्लाइंट भी जो भी मुझसे डील करता है, सबको पता है कि यहाँ ये काम नहीं होगा। तो अब हम ऐसे स्टेज पे पहुँच गए जहाँ न इस तरीके के लोग न तो हमसे संपर्क करते हैं और न हमारे पास आते हैं। सो धीरे धीरे ये सब हो जाता है। जी सर, पैसा ज़िंदगी में, सब लोग आजकल पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। पैसा ज़िंदगी में कितना महत्व रोल प्ले करता है लोगों की ज़िंदगी में? देखिए, मेरा ये मानना है, ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तब तक तो पैसे का बहुत बड़ा रोल है। ग्रीड की कोई सीमा नहीं है, मुझे सब कुछ चाहिए और हर कीमत पर चाहिए, इसका तो कोई इस ज़िंदगी में किसी के पास उपाय नहीं। लेकिन उसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सब पैसे से ऊपर हैं। आपको सब संसाधन मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, जैसे भगवान की दया से मैं सोचता हूँ कि संतुष्टिपूर्वक जीवन जीने लायक सब कुछ अगर कमा लिया गया है तो फिर आपको समाज के लिए भी करना चाहिए, और जहाँ हम रहते हैं, पर्यावरण, समाज, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, सबके लिए आपको कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। जी सर, हमारे दिनचर्या में, हमारी डे टू डे लाइफ में रिश्तों का क्या महत्व होता है और उसे कैसे बरकरार रखा जाता है? रिश्तों का तो बहुत अहम रोल है। एक्चुअली हम कोई मशीनी जीवन में तो जी नहीं रहे हैं, और मशीन भी हो तो भी आदमी से आदमी का कन्वर्सेशन तो हमेशा रहेगा, और इसमें रिश्ते सबसे अहम मूल्य रखते हैं। मैं जो आपको बता रहा था, जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए जब ऐसा लगा कि अब तो बहुत मुश्किल है ये सब नाव को पार लगाना, लेकिन मेरे हर वक्त हर जगह दोस्त रहे, और कभी भी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तभी बस उनको कहना भर था और मेरे काम हो गए, वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। मुझे कभी जीवन में ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कुछ काम हो और मैं चाहूँ और नहीं हो पाए। ये सब रिश्ते ही हैं जी बस। तो हार्वर्ड ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी। 3 जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट ने उस स्टडी को कंडक्ट किया था और उसमें ये पाया गया था कि आपके जो रिश्ते होते हैं यही आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सर की लाइफ के अंदर सर ने रिश्तों को एक बहुत अहम महत्व दिया है और यही सर की हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा कारण भी है। सर, आप इतना सारा कुछ चीज़ संभालते हैं शुरू से एंड तक, सर आपकी जो चेहरे पे मुस्कान है उसका राज क्या है जो आप हमेशा रहती है? राज मैंने आपको बताया ना कि संतुष्ट रहो। मैं, मेरे अलावा मैं जो करता हूँ, जो मैं कमाता हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्या है बात। मेरा मानना ये है कि एक्सपेक्टेशन है ना, ये सारी बीमारियों की जड़ है। एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की? एक्सपेक्टेशन, मैं जो धंधा कर रहा हूँ उसमें किसी और का टर्नओवर ज़्यादा है, उससे आगे बढ़ना है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे आगे बढ़ना है। अब मैं कितना कैपेबल हूँ इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम दूसरों से कंपैरिजन में आते हैं तो अपनी काबिलियत तो देखते नहीं है, बस कंपैरिजन करने लग जाते हैं, और जब कंपैरिजन करते हैं तो ये दुख का कारण है। तो पहले तो सेल्फ असेस कर लें कि भाई ये मेरी कैपेबिलिटी है, मैं यहीं तक जा सकता हूँ, यही कर सकता हूँ, और फिर उस दिशा में अपने लक्ष्य तय करके प्रयास करें। तो मैं टारगेट सेट करता हूँ, वो समहाव मैं अचीव कर ही लेता हूँ, तो फिर असंतुष्ट होने का कोई कारण मुझे लगता नहीं, इसलिए खुश रहते हैं। एक बहुत फेमस कोट है, उसको बोलते हैं कंपैरिजन इज द थेफ्ट ऑफ जॉय। तो सर ने जैसा कहा कि कंपेयर करते हैं हम अपने आप को तो हम दुखी हो जाते हैं। इसके बजाय हम अगर खुद की जर्नी के अंदर फोकस करें और अपने टारगेट्स बना के उनको अचीव करें तो हम हमेशा की तरह खुश रह सकते हैं। सर, हम पर्यावरण और उसके प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति हम अलग से क्या करते हैं सर? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मेरा ये मानना है कि आप पैसे तो कमा ही रहे हैं खुद के लिए,
अपने आसपास सोसाइटी समाज के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके लिए हमने एक गौसार नाम से एक वेंचर अभी एनजीओ स्टार्ट किया है। अभी हमको लगभग 5 साल उसमें हो गए हैं। हम उसमें हमारा प्रयास ये है कि उसकी बेसिक जो हमारा अप्रोच है वो ये है कि गाय माता सड़क पर ना रहे। और हो क्या रहा है कि गाय जब तक दूध देती है तब तक तो वो घर में है, माता है, वरना वो सड़क पर थैली खा रही है। तो हमने प्रयास किया कि गोबर और गोमूत्र के कुछ ऐसे उत्पाद बना दिए जाएं, तो अगर मान लीजिए गाय दूध नहीं दे रही है तो भी गोबर के प्रोडक्ट जो बनते हैं, हाँ, उससे उनका भरण पोषण हो जाए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम गोबर की मूर्तियां बना रहे हैं। अभी हमने गणेश चतुर्थी पे गणेश जी बनाए। दिवाली पर हम पूरा किट गोबर का बना के देते हैं, जिसमें गोबर के लक्ष्मी जी, गणेश जी और गोरस तिलक बनाते हैं, दिए गोबर के बनाते हैं, और ये सब हम समाज के विभिन्न वर्गों में देते हैं। तो इससे एक हमारी गौशाला है जहाँ लगभग 75 गायें हैं अभी, तो उनका भरण पोषण हम गोबर और गोमूत्र से ही कर पाते हैं। हम वहाँ 1 रुपए का भी चंदा किसी से भी नहीं लेते हैं, बहुत बढ़िया। और वो हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसी से उनका खर्चा चल जाता है सब। जैसा कि सर ने बताया, एक वेस्ट टू वेल्थ जो कंसेप्ट चल रहा है, जो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें भी सर का एक योगदान रहता है। हम आने वाले भारत में ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन चेंज का बहुत बड़ा महत्व रहने वाला है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई ना कोई काम करते वक्त एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक रहें और इसमें भी हमारा योगदान दें। सर, अब हम थोड़ा यूथ के बारे में बात करते हैं। सर, जो नई जनरेशन है, आपको क्या लगता है इनके साथ आज की डेट में क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे नई जनरेशन को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नई जनरेशन में अभी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो ये है अधीरता है। चीज़ें मिलने में टाइम लगता है, मतलब कोई भी चीज़ ओवरनाइट न हुई है और न वो होगी। लेकिन आज की जो जनरेशन है उनको सब कुछ तुरंत चाहिए, आज चाहिए, और वो आज चाहिए के कारण सारी सोसाइटी में गड़बड़ माहौल हो रहा है, क्योंकि सब आदमी जल्दबाजी में है। फिर मैं किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करूं, कुछ और गलत काम करूं, वो सब एक्सेप्टेबल है, क्योंकि चलना जल्दी है, सब कुछ चाहिए, जल्दी से हो जाना चाहिए, एकदम से मैं काम करूं और रिजल्ट आज ही मिलना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है और होगा भी नहीं। अब क्या है, कुछ स्टार्टअप्स हैं, उनको जल्दी से सफलता मिल जाती है, लेकिन वो भी आप हिस्ट्री देखेंगे तो कोई भी स्टार्टअप हो, उनको भी 10-10 साल कम से कम एक लेवल पर आने में लग जाते हैं। 10 साल की बेसिक मेहनत होती है। बेसिक मेहनत होती है। अब वो तो दिखता नहीं है, सबको शॉर्ट स्टोरी पढ़कर निर्णय निकाल लेते हैं कि ये देखो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उसी दौड़ में फिर वही एक्सपेक्ट करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। सो ये ठहराव जब तक नहीं आएगा ना, तब तक ये समस्या रहेगी। और एक ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने एक झूठी पिक्चर सबके दिमाग में, क्योंकि आप खाली जो भी बताते हैं वो खाली एक सफ़ेद पूरा सब कुछ अच्छा है, कुछ ख़राब नहीं है, वैसी सफलता की कहानियाँ दिखाते हैं। ऐसा रियल लाइफ में तो होता ही रियल नहीं है। लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी तो नहीं है। फिर वो सब कुछ यही चल रहा है कि असफल हो गए तो डिप्रेस हो गए, असफल हो गए तो भाई पता ही नहीं क्या खो गया। ये तो सब पार्ट ऑफ लाइफ है, इट इज़ ए चेन, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, ये चलता रहता है सब कुछ। जी। तो सर, आप नई पीढ़ी को अपनी तरफ से संदेश क्या देना चाहेंगे? वो किन चीज़ों पे फोकस करे, क्या क्या ऐसे वैल्यूज़ अपने साथ रहे और क्या स्टेप्स अपनाएं ताकि वो सफल हो पाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले स्वयं, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राज्य, फिर देश, और फिर जो सब लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो हमको सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी चाहिए। हम खुद में बदलाव लाएं और खुद ग्रो करें, पैसे से भी और सोशली भी। और ऐसे धीरे धीरे अपने सारे जुड़े हुए लोगों को, सब लोगों को साथ लेके आगे बढ़ें। यही एक तरीका है जिससे हम
पूरा भारत एक अलग ऊंचाई पर पहुंच पाएगा। अदरवाइज जो हम अभी देख रहे हैं कि सरकार कह रही है 2047 में विकसित भारत बनाना है। जब तक हम सब साथ मिलकर नहीं चलेंगे, पूरी ये यूथ जो है सब कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं जुटेंगे, अपना अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक ये सब बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मेरी राय यह है कि सबको जो भी करें 100% डेडिकेशन से करें और एक विज़न के साथ करें कि लॉन्ग टर्म हम कहाँ जा सकते हैं, और फिर जब कुछ तय कर लें तो उसमें पीछे ना हटें और पूरी दृढ़ता से, शिद्दत से उसमें लग जाएं, सफलता मिल ही जाएगी। जी, आज हमें बहुत कुछ जानने को मिला मिस्टर संजय जी से। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन से हमेशा उन कठिनाइयों से उभर कर आगे निकले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा थैंक यू लगा आप सो आज मच। यहाँ पे आए। थैंक यू।